हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 24 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। हाल ही में देखिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। आंसर भी हो जाएगा। भारत में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से और वोट के प्रति उन्हें अवेयर करने के उद्देश्य से नेशनल आइकॉन हाल ही में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। उद्देश्य जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर देखिए काफ़ी युवाओं के आइकॉन हैं, इसीलिए युवाओं की भागीदारी को वोटिंग में बढ़ाया जा सके या फिर मतदान में बढ़ाया जा सके, इसी उद्देश्य से सचिन तेंदुलकर को ये नियुक्ति प्रदान की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो आप सभी जानते हैं कि ये एक संवैधानिक संस्था है। भारत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। इस संस्था की स्थापना भारतीय संविधान लागू होने के एक दिन पहले मतलब 25 जनवरी 1950 में की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के प्रावधान इलेक्शन से संबंधित प्रावधान हैं। इसी में आर्टिकल 324 में नेशनल इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। देखिए इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय संस्था है फ्रेंड्स, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी के 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो ये राजीव कुमार है, जो कि भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं। भारत के सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे फ्रेंड्स, और भारत में प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रामा देवी रही है। भारत में 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कहा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन से संबंधित, भारत में इलेक्शन से संबंधित सारे फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन हमारा नेशनल आइकॉन से था, तो भारत में निर्वाचन आयोग का नया नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को हाल ही में नियुक्त किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। इनके पहले थाकसिन शिनावात्रा थाईलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर थे, जिन्हें करप्शन के कारण 8 साल की जेल की सजा दी गई है। अब इनके स्थान पर फू थाई पार्टी के श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड का नया पीएम नियुक्त किया गया है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, इसे प्राचीन काल में भारतीय नाम शाम देश के नाम से जाना जाता था। इसकी कैपिटल बैंकॉक है और थाई बाट वर्तमान में यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के 30वें नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जाने वाला है। एमपी के इंदौर में 27 से लेकर 29 सितंबर 2023 तक इस नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन भारत का केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय करेगा। सिटी याद रखिएगा, तो यह है इंदौर। इंदौर में इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू करने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश की देखिए स्मार्ट सिटी अपने अपने प्रोजेक्ट के मॉडल और नवाचार की जानकारी आपस में शेयर करेगी। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के तहत अच्छा काम करने वाले जितने भी लोग हैं अलग अलग स्मार्ट सिटीज़ में,
उन्हें यहाँ पर सम्मानित भी किया जाने वाला है। तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन सितंबर 2023 में इंदौर में किया जाएगा। इसके पहले देखिए इसी साल जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी इंदौर में ही किया गया था। तो ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य देखिए भारत की 100 बड़ी सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में बदलना है। इस मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। भारत के 100 बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना और वहाँ के लोगों को हर उचित गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करना, जैसे हेल्थ, पेयजल, परिवहन जैसी सुविधाएं वहाँ के लोगों को सुचारू रूप से और बहुत ही सहज रूप से उपलब्ध हो सके, यही स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हनी डबास ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी याद रखिएगा कि चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो पहले इसे ही जान लेते हैं। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में दुबई में किया गया है। इस चैंपियनशिप में भारत की हनी डबास ने देखिए पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा भारत के खिलाड़ी राहुल जोगराजिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। देखिए इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत द्वारा विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता गया। इसके पहले 2021 में जॉर्जिया में जब इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, तब भारत ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एकमात्र ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। मतलब इसके पहले हम कभी भी इस चैंपियनशिप में ना तो सिल्वर जीते हैं और ना ही गोल्ड जीते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन दुबई में किया गया है, इसमें भारत की पैरा पावर लिफ्टर हनी डबास ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आइए विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में और फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए आयोजन 22 तारीख से शुरू हुआ और ये 30 अगस्त तक चलेगा। आयोजन दुबई में हो रहा है और इस चैंपियनशिप में भारत के 21 एथलीट भाग ले रहे हैं। पहली बार विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 1994 में किया गया था और जैसा कि नाम से समझ में आ जाएगा, पैरा पावर लिफ्टर खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन, सारे फैक्ट विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के मैंने आपको बता दिए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चर्चित कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? देखिए ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में काफ़ी पूछा जाता है। कावेरी जल विवाद के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि ये जो जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में देखने को मिलता है। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक से निकलती है, ये दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए कर्नाटक के बाद तमिलनाडु जाती है और तमिलनाडु के बाद डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में मतलब हिंद महासागर में जाकर मिलती है। अब इस नदी के पानी को लेकर हमेशा तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में टकराव देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है फ्रेंड्स कि वह कावेरी जल विवाद की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगा। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए 17 अगस्त को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को ये आदेश दिया था कि वो अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु के लिए 10,000 क्यूसेक पानी को कावेरी नदी से छोड़ेगा। वैसे ये विवाद देखिए इतिहास में काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत लगभग 150 वर्ष पहले हो चुकी है। इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो हमारे लिए केवल ये ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में होता है, लेकिन इसका अधिकतर बहाव क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में है। देखिए भारत में कावेरी नदी जल विवाद को खत्म करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की स्थापना 1990 में की गई थी। विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, तो विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में देखने को मिलता है। ओके, यहाँ तक के सभी फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम इराक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है। इराक की कैपिटल बगदाद है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी दिनार है। यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर वर्तमान में अब्दुल लतीफ़ राशिद हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो ईरान, कुवैत, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब और जॉर्डन इराक के सभी पड़ोसी देश हैं। इराक में वर्तमान में 6 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें अशूर, बेबीलोन, एरबिल सिटाडेल और हातरा प्रमुख है। इराक दक्षिण में देखिए फारस की खाड़ी से सीमा साझा करता है।
फरात ईरान की सबसे लंबी नदी है और चीखा दार ईरान का सबसे ऊंचा पर्वत है। वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इराक को 7वें स्थान पर रखा गया है और इराक और सीरिया का ही एक प्रमुख आतंकवादी संगठन ISIS के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। तो ये सभी ऐसे फैक्ट है फ्रेंड्स जो कि इराक से हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आई होप सभी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है? तो यूनेस्को जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसने देखिए भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर को चुना है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए यूनेस्को भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1 साल तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाटर मैनेजमेंट का डेटा एकत्रित करेगा और डेटा के आधार पर एक पोर्टल तैयार करेगा। डेटा को कलेक्ट करने के लिए शहर के डैम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात आती है कि वाटर मैनेजमेंट क्या है, जल प्रबंधन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जल प्रबंधन का आशय जल संसाधनों के उचित प्रयोग से है। मतलब जितनी भी वाटर संरचनाएं हैं जैसे नदी, तालाब, झरोखे, झरने, इन सभी का उचित उपयोग किया जा सके, पेयजल में या अधिक से अधिक मानवीय यूज में इसका प्रयोग किया जा सके, यही वाटर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की देखिए जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में अब सबसे ज़्यादा हो गई है। तो भारत जैसे देशों में क्योंकि पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, इसके लिए वाटर मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य से यूनेस्को के द्वारा देश के पहले वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को चुना गया है। अब यूनेस्को की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है। इस संस्था की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है और आंद्रे अजोले वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर हैं। आगे आइए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसे NGT के नाम से जाना जाता है, इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो NGT जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है, इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बनाए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश श्रीवास्तव की बात करें तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट के देखिए पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिन्हें हाल ही में NGT का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनके पहले NGT के अध्यक्ष के पद पर शेव कुमार सिंह को कार्यवाहक रूप से नियुक्त किया गया था, क्योंकि 6 जुलाई 2023 को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें इस पद पर कार्यवाहक रूप से नियुक्त किया गया था। क्योंकि शेव कुमार सिंह इस संस्था के एक्टिंग चेयरपर्सन थे, इसीलिए अब इनके स्थान पर न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को NGT का नया अध्यक्ष बनाया गया है। NGT की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, तो ये भारत की एक वैधानिक निकाय है फ्रेंड्स, जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कार्य करती है। इस संस्था की स्थापना 8 अक्टूबर 2010 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके 4 रीजनल ऑफिस भी हैं फ्रेंड्स, जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो ये नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन और MD के रूप में परमिंदर चोपड़ा को हाल ही में नियुक्त किया गया है। आंसर भी हो जाएगा। देखिए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो ये एक भारतीय वित्तीय संस्थान है फ्रेंड्स, जो कि विद्युत उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। ये भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। परमिंदर चोपड़ा हाल ही में इस संस्था की नई चेयरमैन और MD के रूप में नियुक्त की गई है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले स्वदेशी ई-ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 को किस संस्था द्वारा बनाया गया है? तो CSIR प्राइमा ET11 भारत का पहला स्वदेशी ई-ट्रैक्टर है फ्रेंड्स, जिसे देखिए सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुर में स्थित है, इसके द्वारा बनाया गया है। आंसर डी हो जाएगा। बनाने वाली संस्था का यहाँ पर मैंने आपको नाम बता दिया और ई-ट्रैक्टर का नाम क्या है ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया। अब देखिए, ई-ट्रैक्टर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है फ्रेंड्स, जो कि बैटरी से चलते हैं और पर्यावरण के भी अनुकूल होते हैं।
इसके संचालन से भारत में ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा मिल सकता है। अब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, जिसके द्वारा इस ट्रैक्टर को विकसित किया गया है, तो ये दुर्गापुर में स्थित है और ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का एक अनुसंधान संस्थान है। इस संस्था के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 को निर्मित किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस बैठक में G20 देशों के, आमंत्रित देशों के और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए और इस बैठक के जरिए भारत में सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और एक सतत भविष्य के लिए मौजूदा विरासत का उपयोग कैसे किया जाए और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति संरक्षण को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। तो भारत में G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 24 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम पुरस्कारों को डिस्कस कर लेते हैं कि वे किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, पीस और इकोनॉमी शामिल है। सभी पुरस्कार 1901 में शुरू किए गए थे, लेकिन छठा इकोनॉमी के लिए 1969 में शुरू किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, 1917 में शुरू किया गया था। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है, 1929 में शुरू किया गया था। इसके बाद कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 में शुरू किया गया था। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 में शुरू किया गया था और भारत रत्न पुरस्कार कला, साहित्य और विज्ञान और अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 1969 से दिया जा रहा है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में इसे 1965 में शुरू किया गया था। ओके, तो यहाँ पर जो भी अवार्ड मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो एक बार पॉज करके इसे फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से 5 भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बनाए गए हैं। चर्चा में रहा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक इंडोनेशिया में आयोजित की जा रही है। मद्रास दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डा बन गया है। और लास्ट देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण भारत के लद्दाख में किया जा रहा है। तो ये ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का क्या नाम है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।